हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग नवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं विविध प्रश्नावली 9। सवाल नंबर भाई 29 आपको हम बताने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 से लेकर भाई प्रश्न नंबर 28 तक हम लोग पहले ही हल करा चुके हैं, जिसे आप हमारी प्ले लिस्ट में से देख सकते हो। भाई अभी आप पढ़ोगे ना सवाल नंबर 29 को। देखो, कह रहा है कोई व्यक्ति है, वह अपने 4 मित्रों को ना खत लिखता है। भाई 4 उसके मित्र हैं जिनको वो पत्र लिख देता है। ठीक है, वह प्रत्येक को उसकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्तियों को भेजने का निर्देश देता है। तो भाई सीधी सी बात यह है कि आप अपने 4 दोस्तों को पत्र लिखो, और भाई पत्र में ये बात लिख दो कि भाई वो भी अपने अपने 4 मित्रों को पत्र लिखते रहें। अर्थात प्रत्येक आदमी को 4 पत्र लिखने हैं। ठीक है, 4 अलग लोगों को ही पत्र लिखने हैं इस प्रकार से। तो भाई कहता है कि प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला इस श्रृंखला को जारी रखे, और भाई कोई गड़बड़ी भी ना हो। भाई जिससे आप कहो कि भाई आपको 4 पत्र लिखने हैं तो वो 4 पत्र लिखे भी। तो कह रहा है कि अगर ये श्रृंखला ना टूटे तो 8वें पत्रों के समूह भेजे जाने तक कितना डाक खर्च होगा, जबकि एक पत्र का डाक खर्च 50 पैसा है। तो भाई देखो, ये सवाल जो है वो गुणोत्तर श्रेणी वाला सवाल है। भाई देखना, मान लो कि आपने पहले 4 पत्र लिखे। भाई 4 अपने मित्रों को 4 पत्र लिख दिए। फिर अगर ये 4 मित्र अपने 4 मित्रों को पत्र लिखेंगे तो 4 चक्कू 16 पत्र हो जाएंगे। तो दूसरी स्टेज पर जब पहुंचोगे तो 16 पत्र हो जाएंगे। आपने 4 लिखे, फिर जब वो लोग लिखेंगे तो हो जाएंगे 16। फिर जब ये 16 लोग 4 लोगों को पत्र लिखेंगे तो भाई पत्र हो जाएंगे कुल मिलाकर 64। फिर जब ये 64 लोग 4 लोगों को पत्र लिखेंगे तो भाई पत्र हो जाएंगे 256। और भाई ये सिलसिला ना चलता रहेगा कब तक? 8वें समूह तक। अर्थात हमें यहाँ 8 पद लेने हैं। तो ये गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी जिसमें हमारे पास 8 पद हैं। तो अभी आपको ये ज्ञात करना है कि यहां पर भाई कुल पत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक पत्र का खर्चा है 50 पैसे। तो अगर हम कुल पत्र निकाल लेंगे तो हमें कुल खर्चा मालूम पड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। देखो, इसको आप भाई क्या करोगे, जो आपका प्रथम पद है, जीपी है ये वाली, तो जीपी में जो प्रथम पद है वो है 4। जो हमारा सार्व अनुपात है वो भी 4 है, और जो पदों की संख्या है वो है हमारे पास 8। और अभी आपको निकालना है जीपी के पदों का योगफल। भाई सूत्र लगाना है एस एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। देखो भाई, ए का मान है 4 तो यहां हो जाएगा 4, आर का मान है 8 और माइनस 1, और अपॉन में हो जाएगा 4 माइनस 1। ठीक है भाई, ए का मान भी 4 रख दिया है, आर का मान भी 4 रख दिया है, और एन का मान रख दिया है हमने 8। तो भाई बन जाएगा 4 इंटू 4 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1। देखना अब यहां पर, यहां हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। अब भाई यहां आपको 4 की पावर 8 का मान निकालना है। तो भाई 4 की पावर 8 का मान होता है 65,536, और यहां माइनस 1 भी हमें करना है। इस प्रकार से आप लिख दो। तो 4/3 यहां भाई घटा दोगे तो 65,535 आ जाएगा। 3 से आप यहां हल करोगे तो देखो भाई, 3 दूना 6, 3 एक कम 3 हो जाएगा, यहां बचेंगे 2, 3 वट 24 हो जाएगा। फिर बचेंगे 13, 3 चक्कू 12 और 3 पचे 15 हो जाएगा। 4 से आप यहां गुणा करोगे, 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16 2 18, चरवट 32 एक 33, 3 हासिल है, 21 चक्कू 84 और 3 87,380 पत्र हो जाएंगे, जब तक भाई यहाँ 8वां समूह मिलेगा आपको।
भाई पहली बार में 4, फिर 16, फिर 64, 256, ऐसे ही जब तक आप 8वें पद पर पहुंचोगे, पूरे जोड़ोगे, तो भाई कुल मिलाकर हमारे पास पत्र कितने हो जाएंगे? 87,380। अब ये आप लिखोगे भाई कि एक पत्र पर जो हमारा खर्च है वो कितना हो रहा है? भाई खर्च है 50 पैसे का। कह रहा है कि जो हमारा डाक खर्च है वो 50 पैसे का है। 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपया, आधा रुपया। तो 87,380 और गुणे कर दो आप 1/2। भाई 2 से यहां भाग कर लो, देखो 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 2 छंग 12, और आ जाएगा 43,690 रुपया। कुल खर्च ये आ जाएगा हमारा, जब तक भाई 8वां समूह पहुंचेगा। कुल पत्र हो जाएंगे 87,380 और कुल खर्च हो जाएगा 43,690 रुपया। क्योंकि भाई एक खत का खर्च है 50 पैसे, जिसे हमने लिख दिया है 1/2 रुपया। तो टोटल को हमने गुणा किया 1/2 से और आपको खर्चा पता चल गया। अब भाई प्रश्न नंबर 30 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। कोई आदमी है जिसके बैंक में ना 10,000 रुपए हैं। कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किया गया है। भाई कोई बैंक में उसने पैसे जमा किए हैं 10,000, जहां उसको 5% का ब्याज मिल रहा है। साधारण वार्षिक ब्याज की दर है ये। कह रहा है जब से रकम बैंक में जमा की गई हो, तब से 15वें वर्ष में खाते में कुल कितनी रकम हो गई है, आपको भाई ये बात बतानी है। देखो ये भाई सवाल बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लिखोगे मूलधन, पी बराबर कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया भाई मूलधन है। फिर आपको लिखना है आर कितना है? 5% वार्षिक ब्याज की दर है आपके पास। ठीक है, दो बातें आपको मालूम है। अब यहां ध्यान देना, अगर कहता कि भाई 15 वर्ष के बाद कितना पैसा होगा, तो आप जो संख्या है वो 15 लेते। ठीक है, समय जो होता है वो आप 15 लेते। लेकिन यहां पर कह रहा है कि 15वें वर्ष में, 15वें वर्ष के दौरान कितना पैसा है। ठीक है, यहां कहता है कि भाई 15 साल के बाद कितना पैसा होता तो बात अलग थी। अभी कह रहा है कि 15वें वर्ष में कितना पैसा है। तो 15वें वर्ष का मतलब है आपको लेना है n बराबर 14 वर्ष। भाई 15वें वर्ष का मतलब है 14 वर्ष के बाद। तो आपको p मालूम है, r मालूम है और n पता है। सबसे पहले आप निकालोगे कि भाई यहां ब्याज कितना हो जाएगा। देखो सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। ठीक है, यहां काट दो भाई, तो 14 बचे 100 गुणे और यहां आ जाएगा 70। कुल मिलाकर ब्याज हो जाएगा भाई 7,000 रुपया। 10,000 रुपए आपने जमा किए थे, ब्याज हो गया है 7,000 रुपया। तो टोटल हो जाएगा खाते में 17,000 रुपए। कब? ये हो जाएगा 15वें वर्ष में। तो 15वें वर्ष का मतलब है 14 वर्ष के बाद। ये बात भाई ध्यान रखनी है। फिर कह रहा है कि 20 वर्ष बाद कितनी रकम हो जाएगी। देखो यहां भाई भाषा उसने बदल दी है। अभी कह रहा है कि 20 वर्ष के बाद कितनी रकम हो जाएगी। यहां बोला था कि 15वें वर्ष में, यहां बोला है 20 वर्ष के बाद। तो यहां आप n का मान 20 रखने वाले हो। ठीक है, फिर से आप ब्याज भाई कैलकुलेट कर लो। 10,000 यहां हो जाएगा 5 और यहां गुणे 20 और बटे आप कर दो 100। 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, ब्याज आ जाएगा पूरा पूरा 10,000 रुपया। जो आपने भाई रकम जमा करी है उतना ही आपको ब्याज मिल गया है। तो टोटल रकम हो जाएगी 10,000 रुपया प्लस 10,000 रुपया। अर्थात भाई आपके खाते में हो जाएंगे 20 साल के बाद 20,000 रुपए। जस्ट दुगने रुपए हो जाएंगे। तो भाई यहां पर केवल भाषा का खेल है। उसने कहा कि 15वें वर्ष में, अर्थात 14 वर्ष के बाद।
अगर कह दे कि 20 वर्ष के बाद, तो आपको सीधा n का मान 20 लेना है। लेकिन जहां में कह दे तो आप 1 साल कम करके लेने वाले हो, उसका ब्याज निकाल दो, ब्याज भाई जोड़ दो, वही रकम उनके खाते में होनी चाहिए। क्लियर है भाई? तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 30।